नंदलालपुर में रमन नाम का एक किसान अपनी पत्नी फुलवा और बेटी नंदनी के साथ रहा करता था। रमन की अपनी खेती थी और वो अपने खेतों में खेती करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था। वो बहुत ही मेहनती किसान था। जब वो थक जाता तो अपने खेतों के किनारे लगे बड़े से आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। गांव के सभी किसानों की तरह नंदलाल के खेत भी सूख गए और उसमें कोई भी फसल नहीं हो रही थी। शाम का समय था। नंदलाल घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, अजी आ गए आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो आपने कुछ ज्यादा ही देरी कर दी। हाँ फुलवा, खेतों में बहुत सूखा पड़ गया है। फिर भी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ कि आसपास कहीं से पानी लाकर अपने खेतों में डालूं। खैर, अब वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। अजी घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। सिर्फ घर में थोड़ी सी दाल और चावल ही बचे हुए थे, जिसकी मैंने खिचड़ी बना दी। मैं खिचड़ी लगा देती हूँ, आप खा लो। फुलवा ने खिचड़ी लगा दी। रमन फुलवा से बोला, फुलवा, तूने और नंदिनी ने कुछ खाया या नहीं? अजी हम दोनों खाना खा चुके हैं। ये आपके लिए बचा है, आप खा लीजिए। मेरे बिना तो तुम दोनों कभी खाना ही नहीं खाते हो, तो फिर आज कैसे खा लिया? देख फुलवा, मुझसे झूठ मत बोल। मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से हमारे घर में खाने पीने की बहुत समस्या चल रही है। कोई बात नहीं, हम इस मुश्किल वक्त को मिलकर काटेंगे। तुम दोनों भी मेरे साथ आओ और खाना खा लो। हम इसी में मिलजुल कर खा लेंगे। इसके बाद रमन, फुलवा और नंदिनी ने साथ बैठकर खिचड़ी खाई। अगले दिन रमन अपने खेतों पर गया। उसने खेतों में काफी देर काम किया। उसके बाद वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उसे कहीं पानी नहीं मिला। तब वो थककर अपने खेतों के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गया। वो आराम ही कर रहा था कि तभी वहां से उसे कोई आवाज आई। रमन, अगर तुम्हें कुएं के लिए पानी चाहिए तो मेरे पास चले आओ। रमन आवाज सुनकर चौंक गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब वो बोला, कौन है? कौन है यहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रमन, आवाज की दिशा में आगे चले आओ। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो आ जाओ, मैं तुम्हें पानी दे दूंगी। रमन आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे एक कुआं दिखाई दिया। रमन ने मन में कहा, लगता है ये आवाज इस कुएं के अंदर से आ रही है। रमन ने कुएं में जाकर देखा और कहा, क्या तुम इस कुएं के अंदर से बोल रही हो? कौन हो तुम? आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। मुझे अपना मददगार समझो। इस कुएं का पानी निकालो और अपने खेतों में छिड़क दो। तुम्हारे खेत लहलहा उठेंगे। पानी की कमी दूर हो जाएगी, साथ में तुम्हारी गरीबी भी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालत ठीक हो जाए, तो तुम इस कुएं में से पानी निकाल लो और अपने खेतों में छिड़क दो। बस मैं इतना ही कहूंगी। रमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए पास रखी बाल्टी से उसने पानी निकाला और खेतों में लाकर छिड़क दिया और अपने घर आ गया। अगले दिन खेतों पर पहुंचा तो उसके खेत लहलहा रहे थे। पानी की सारी कमी दूर हो गई थी। रमन बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तो जबरदस्ती उस कुएं पर शक कर रहा था। वो कुआं तो मेरा मददगार निकला। मुझे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। रमन कुएं के पास गया, उसे धन्यवाद दिया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है,
रमन जब शाम को घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया, हमारी बेटी नंदिनी की बहुत तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। ये क्या कह रही हो फुलवा तुम? चलो चलो, मैं उसे अभी जाकर देखता हूँ। रमन नंदिनी के पास पहुंचा। उसने नंदिनी को हाथ लगाया तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार है। रमन नंदिनी से बोला, बेटी नंदिनी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तू चल, मैं तुझे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। नहीं पिताजी, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। ये तू कैसी बातें कर रही है नंदिनी? परेशान होने की भला क्या बात है? तुझे इतना तेज बुखार है, चल चल, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। रमन नंदिनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और इलाज करवाता है, फिर घर ले आता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नंदिनी का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रमन बहुत परेशान था। अब वो अपने खेतों में परेशान होकर काम कर रहा था। तभी रमन को उस कुएं की आवाज आई। रमन, मेरे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। अब रमन उस कुएं के पास गया और कहा, मेरी बेटी नंदिनी को बहुत तेज बुखार है और वो उतर नहीं रहा है। इसमें तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? क्यों नहीं रमन, तुम ऐसा करो, उसे मेरे पास लेकर आओ और उसे मेरे कुएं का पानी पिलाओ, वो ठीक हो जाएगी। रमन कुएं की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। वो अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताई। और फिर रमन और फुलवा नंदिनी को लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। रमन ने बाल्टी से पानी निकालकर नंदिनी को पिलाया और नंदिनी देखते ही देखते ठीक हो गई और बोली, पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पिताजी, आपने सही कहा था, ये कुआं तो आपका मददगार कुआं है। धन्यवाद कुएं। इसी तरह धन्यवाद देकर सभी लोग घर लौट आए। दूसरी तरफ उस राज्य के राजा चंद्रसेन अपने पुत्र राजकुमार लोकेश के विवाह के लिए योग्य वधू ढूंढ रहे थे। आज भी एक राजकुमारी को देखने उसके महल गए थे, परंतु वो राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद नहीं आई। वो लोग लौट रहे थे, तभी रास्ते में महाराज राजकुमार से बोले, राजकुमार लोकेश, हमने आपको इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियां दिखाई, लेकिन आपको कोई भी राजकुमारी नहीं पसंद आ रही है। ऐसे में आपका विवाह कैसे होगा भला? महाराज, विवाह तो मैं भी करना चाहता हूँ, परंतु मैं अपने लिए एक ऐसी जीवन संगिनी चाहता हूँ जो मुझे पसंद आए। आप चिंता न करें महाराज, मैं अपने लिए जीवन संगिनी स्वयं ढूंढ लूंगा। ठीक है लोकेश, जैसा तुम उचित समझो। और फिर महाराज राजकुमार लोकेश के साथ लौट आए। उसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजकुमार ने अपनी बोरियत दूर करने के लिए पास ही के जंगलों में घूमने का निश्चय किया। वो अपने घोड़े से जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। वो उसी तरफ पहुंच जाते हैं जहां रमन के खेत थे। दूसरी तरफ नंदिनी अपने पिता के लिए खाना लेकर उनके खेतों की तरफ निकल पड़ती है और खेतों पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता धूप में काम कर रहे थे। तभी नंदिनी कहती है, पिताजी, आप खाना खा लीजिए, तब तक खेतों का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है बेटी। रमन खेतों के किनारे बैठकर खाना खाने लगता है। नंदिनी काम करने लगती है। तभी एक जंगली भैंसा दौड़ते हुए नंदिनी की तरफ जाने लगता है। नंदिनी चिल्लाने लगी और भागने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ। रमन भैंसे को देख नंदिनी की तरफ भागा, लेकिन भैंसा डरा नहीं बल्कि नंदिनी पर हमला कर दिया। तभी राजकुमार लोकेश ने भैंसे को नंदिनी पर हमला करती हुई देख लिया और अपने तीरों से भैंसे को मार दिया। तब नंदिनी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
जो आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट तो नहीं लगी। पिताजी, आप तो ठीक है ना? हाँ नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने हमें समय पर आकर बचा लिया, वरना आज ना जाने हमारा क्या होता। वैसे आप कौन हैं? मैं राजकुमार लोकेश हूँ, इस राज्य के महाराज का पुत्र। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई राजकुमार। अब राजकुमार वहां से चला गया और रमन भी नंदिनी को लेकर घर वापस आ गया। राजकुमार को नंदिनी पहली ही नजर में बहुत पसंद आई। रात्रि को उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो अपने कक्ष में घूमते हुए सोच रहे थे। पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं कल ही जाकर नंदिनी और उसके पिता से अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। अगले दिन राजकुमार रमन के खेतों पर पहुंचते हैं और रमन से जाकर कहते हैं, मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। एक बार आप उससे बात कीजिए, यदि उसे मैं पसंद हूँ तो हम जल्दी ही विवाह कर लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं राजकुमार? आप महाराज के पुत्र राजकुमार हैं और मेरी बेटी एक गरीब किसान की बेटी। भला आप दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे पिता ने मुझे बहुत सारी राजकुमारियां दिखाई हैं, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। मुझे नंदिनी बहुत पसंद है। आप एक बार उससे पूछ लीजिए, यदि मैं उसे पसंद आऊंगा तो हम विवाह कर लेंगे। राजकुमार, मेरी पुत्री अभी आती ही होगी, आप उसी से पूछकर देख लेना। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने पिता का खाना लेकर वहां पर आ जाती है। तब राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। नंदिनी भी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। राजकुमार अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो नंदिनी कहती है, राजकुमार, आप राजकुमार हैं और मैं गरीब किसान की बेटी। मुझे आपसे विवाह करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। मुझे आज का समय दीजिए, मैं सोच समझकर आपको कल जवाब देती हूँ। ठीक है नंदिनी, तो मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं और उसके बाद उस कुएं से आवाज आती है, रमन, अपनी बेटी को मेरे पास ले आओ। तुम ये सही फैसला नहीं कर रहे हो, मेरे पास आओ। कुएं की आवाज को सुनकर रमन और नंदिनी दोनों ही कुएं के पास जाते हैं। तब कुएं से आवाज आती है, नंदिनी, तुम उस राजकुमार से बिल्कुल भी विवाह मत करना। वो राजकुमार तुम्हें धोखा देगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे राजकुमार पर भरोसा है। तुमने मेरे पिता की और मेरी मदद की, वो ठीक है, लेकिन राजकुमार को तुम गलत क्यों कह रहे हो? उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसीलिए क्योंकि राजकुमार अच्छे नहीं होते और धोखेबाज होते हैं। उनसे शादी करने से हम गरीबों का जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं राजकुमार से शादी अवश्य करूंगी। नंदिनी ऐसा कह रही थी कि तभी कुएं से एक रोशनी निकलती है और नंदिनी पर पड़ती है। फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। उसके बाद नंदिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप राजकुमार लोकेश को मना कर दीजिए। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। नंदिनी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन राजकुमार लोकेश रमन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, पिताजी, आज आपके साथ नंदिनी नहीं आई। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे कल जवाब देगी, तो मैं उसके जवाब के लिए आ गया हूँ। क्या कहा नंदिनी ने? वो मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है ना? राजकुमार लोकेश, नंदिनी ने आपसे
विवाह करने के लिए मना कर दिया है। परंतु क्यों क्यों मना कर दिया नंदिनी ने? दरअसल राजकुमार, नंदिनी आपसे विवाह करने के लिए तैयार थी, परंतु। ऐसा कहकर रमन ने कुएं की सारी कहानी राजकुमार को बता दी। तब राजकुमार लोकेश बोले, पिताजी, आप मुझे उस कुएं के पास ले चलिए। मैं स्वयं उस कुएं से बात करना चाहता हूँ कि उसने ऐसा किया क्या है कि नंदिनी ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, और भला उस कुएं से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? जी राजकुमार, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको उस कुएं के पास ले चलता हूँ। रमन राजकुमार को लेकर उस कुएं के पास गया। तब राजकुमार कुएं से बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? तुमने नंदिनी को मुझसे विवाह करने के लिए आखिर क्यों मना किया? इसीलिए मना किया कि तुम राजकुमारों के यहाँ कोई भी साधारण लड़की विवाह करके कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें लड़कियों की कदर नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? कौन हो तुम और ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे परिवार पर इल्जाम लगाने की वजह तो बताओ। वजह जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम मोती है। कुछ सालों पहले की बात है। मैं पास ही के गांव में रहती थी। मेरे पिता भी एक किसान थे। तुम्हारे बड़े भाई राजकुमार रमेश उस गांव में आया करते थे और मुझसे मिला करते थे। इसी तरह हम दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमार रमेश मुझसे बोले, मोती, हम एक दूसरे को जानते और प्रेम करते बहुत समय हो गया है। पिताजी मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। मैं कल ही तुम्हारे बारे में अपने पिताजी से बात करूंगा और हम जल्दी ही विवाह कर लेंगे। वो तो ठीक है रमेश, परंतु मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो महाराज तुम्हें एक साधारण किसान की पुत्री से विवाह करने के लिए मना कर दे और तुम उससे विवाह ना करो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। मैं कल ही पिताजी से बात करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। मोती लगातार रमेश को कहानी सुनाते हुए बोल रही थी। अगले दिन रमेश ने अपने पिताजी से मोती के बारे में सारी बातें बताते हुए कहता है, पिताजी, मोती बहुत अच्छी है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो राजकुमार रमेश? एक साधारण किसान की बेटी भला हमारे राजघराने की बहू कैसे बन सकती है? भूल जाओ उस लड़की को और एक राजकुमारी से विवाह कर लो। यही हम सबके लिए अच्छा है। पिताजी, मैं मोती से प्रेम करता हूँ और आप चाहें या ना चाहें मैं विवाह मोती से ही करूंगा, केवल मोती से ही। ऐसा कहकर राजकुमार रमेश वहां से चले जाते हैं। तभी महाराज राज दरबार के एक सिपाही को बुलाते हैं और उसे मुकुट देते हुए कुछ बात करते हैं। सिपाही वहां से चला जाता है। अगले दिन महाराज अपने पुत्र रमेश से कहते हैं, राजकुमार रमेश, तुम्हारे यूं क्रोध में चले जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे ऐसा लगा कि यदि तुम उस किसान की पुत्री से प्रेम करते हो तो मुझे तुम्हारा विवाह उससे करा देना चाहिए। परंतु पता करने पर मुझे पता चला कि वो लड़की चरित्रहीन है। पिताश्री, आप क्या कह रहे हैं? मोती बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, चलिए। दूसरी तरफ वो सिपाही मुकुट को लेकर मोती के घर पहुंचा और मोती से बोला, मोती, महाराज ने अपने पुत्र के लिए आपको वधू के रूप में स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये मुकुट भेजा है। कृपया इसे ग्रहण कीजिए और राजमहल चलिए। उन्होंने आपको बुलाया है। क्या तुम सच कह रहे हो सिपाही? तो ठीक है, मुझे ये मुकुट पहना दो। वो सिपाही मोती को मुकुट पहनाने लगा। दूसरी तरफ इस समय राजकुमार अपने पिताजी के साथ मोती के घर आए।
ये देखकर महाराज बोले, सिपाही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी है और मैं इससे मिलने आया हूँ। ये तो क्या कह रहा है? तूने तो कहा था कि महाराज ने तुझे भेजा है। झूठ मत बोलो। पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। पर आज पता चला कि पिताजी सच ही कह रहे थे। मोती ने राजकुमार रमेश को सफाई देने की बहुत कोशिश की, परंतु राजकुमार रमेश ने मोती की कोई बात नहीं सुनी। वो अपने पिताजी के साथ वहां से चले गए। मोती को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद मोती को पता चला कि राजकुमार रमेश का विवाह किसी राजकुमारी से हो गया है। वो दुखी होकर अपने घर के पीछे वाले कुएं में कूद पड़ी। उनकी मृत्यु हो गई। मोती ने अपनी ये कहानी खत्म की और बोली, अब तो तुम समझ गए होगे राजकुमार लोकेश कि मैं क्यों नहीं चाहती कि नंदिनी का विवाह तुमसे हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मोती। पिताजी ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारा जीवन तो वापस नहीं दे सकता, परंतु हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार लोकेश राजमहल आते हैं और अपने पिताजी से नंदिनी के बारे में बताते हुए कहते हैं, पिताजी, नंदिनी एक गरीब किसान की बेटी है, परंतु वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो लोकेश? भला एक साधारण किसान की बेटी हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होना चाहिए। पिताजी, आप तो जानते हैं कि कोई भी राजकुमारी मुझे पसंद नहीं आई। मुझे नंदिनी बहुत पसंद है और मैं विवाह उसी से करूंगा। और यदि नंदिनी कोई राजकुमारी नहीं है तो वो मेरी पत्नी बनने के बाद अवश्य ही रानी बन जाएगी। राजकुमार लोकेश ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। तब महाराज अपने आप से कहते हैं, लगता है वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। ना चाहते हुए भी मुझे वही करना होगा जो मैंने रमेश के साथ किया था। महाराज फिर से एक सिपाही को बुलाते हैं और उसे एक मुकुट देते हुए कुछ समझाते हैं। सिपाही वहां से चला जाता है। अगले दिन महाराज अपने पुत्र लोकेश से कहते हैं, लोकेश, तुम्हारे गुस्से से चले जाने के बाद मैंने बहुत सोच विचार किया। फिर मुझे लगा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और मैंने उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की, परंतु मुझे पता चला कि वो लड़की चरित्रहीन है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे साथ उसके घर चलो और स्वयं अपनी आंखों से देख लो। ठीक है पिताजी, हम चलते हैं, परंतु मैं अपने बड़े भैया को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। महाराज राजकुमार लोकेश और रमेश को लेकर नंदिनी के घर पहुंचे तो सिपाही नंदिनी को मुकुट पहना रहा था। ये देखकर महाराज बोले, सिपाही, तुम यहाँ कैसे? महाराज, ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी है, इसीलिए मैं इसके पास आया था। राजकुमार लोकेश, स्वयं अपनी आंखों से देख लो इसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि नंदिनी चरित्रहीन है। पिताजी, कितनी घटिया हरकत की थी आपने भैया के साथ, और आज आप मेरे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो लोकेश? पिताजी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भैया, मैं सच कह रहा हूँ। आपको भी नहीं पता, पिताजी ने पहले आपको धोखा दिया और आज वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपको लाया ही इसीलिए हूँ कि मैं आपको सच बता सकूं, वरना नंदिनी पर तो मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कहकर लोकेश ने रमेश को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर रमेश बहुत दुखी हुआ और बोला, लोकेश, मुझे जल्दी से उस कुएं के पास ले चलो। ठीक है भैया, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। पिताजी,
हम दोनों भाई आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पिता होते हुए भी आपने हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी की। ऐसा कहकर लोकेश रमेश और नंदिनी को लेकर उस कुएं की तरफ चल पड़ा। लोकेश उस कुएं के पास पहुंचा और बोला, मोती, मैं रमेश को लाया हूँ। आज मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज हमारे सामने आओ। ऐसा सुनते ही मोती की आत्मा सामने आती है। तब रमेश कहता है, मोती, मैं सारा राज जान चुका हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम पर भरोसा क्यों नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो मोती। तुमने बहुत देर कर दी रमेश मुझ पर भरोसा करने में, और आज तुम्हारे पिता लोकेश के साथ भी वही करने वाले थे जो उन्होंने मेरे साथ किया था। नहीं मोती, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं यहीं पर तुम्हारे सामने ही अपने भाई का विवाह नंदिनी से करवाऊंगा। देखते ही देखते रमेश ने कुएं के सामने ही नंदिनी और लोकेश के विवाह के सारे प्रबंध कर दिए। उसके बाद उन दोनों का विवाह करवा दिया। तब तक महाराज भी वहां आ गए। महाराज मोती को देखकर सब कुछ समझ गए और फिर बोले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो अपने बेटों को गुमराह करने की कोशिश की। मोती, मैं तुम्हारा जीवन तो वापस नहीं कर सकता, परंतु तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दो। महाराज, आज तक मेरी आत्मा इस कुएं में भटक रही थी क्योंकि मेरी इच्छा अपूर्ण थी, परंतु आज रमेश ने लोकेश और नंदिनी का विवाह करवाकर मेरी आत्मा को शांति प्रदान की है। इसलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ और मुक्त होकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप अपने बेटे और बहू का ख्याल रखना। ऐसा कहकर मोती मुक्त होकर वहाँ से चली जाती है और रमेश नंदिनी और लोकेश को लेकर महल की तरफ लौट आता है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।